प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। संदीप भाई, और सर, सावन का महीना चल रहा है, पवित्र सावन, श्रावण। हर हर महादेव। और हर हर महादेव का नारा मैंने इसलिए भी लगाया क्योंकि जो हमारा विषय, वो जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक आदेश जारी किया कि कांवड़ यात्री हमारे जो हैं भाई, वो जिन रास्तों से गुजरते हैं वहां पर जितने लोग खाने पीने की, ढाबों की, इसकी उसकी जो भी सर्विसेज की व्यवस्था करते हैं, तो उनको अपनी नाम कम से कम बाहर लगाना चाहिए। इससे एक हड़कंप मच गया। तो कुछ एक वर्ग है सर जिसके बिना मूछ के दाढ़ी रखता है, तो उस दाढ़ी में तिनका मिला। उन लोग को कहा जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इनको भी तत्काल लगा कि अरे ये तो हमारा नुकसान हो जाएगा। उसी वर्ग को क्यों ऐसा लगा कि उसका नुकसान हो जाएगा? क्योंकि मैक्सिमम ओनरशिप ढाबों की उसकी है। अब किसी भी नाम से है, सामने शिव शक्ति भोजनालय, जो भी जैसे भी है, ओनरशिप उसकी है। तो उसको लगा कि यार ये जो हम बेवकूफ बना रहे थे हिंदू जनता को, ये सबको पता चल जाएगा। तो इस पे बाकायदा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और भाई सुप्रीम कोर्ट तो इन लोग को गोदी में लेकर घूमता है, तत्काल सुन लेता है, चाहे जहांगीरपुरी हो, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे कोई केस हो। और जमात इस्लामी हो और कपिल सिब्बल सिंघवी जैसे लोग फट से पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट सुन लेता है, स्टे भी दे देता है। चलो ठीक। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सरकार ने आदेश जारी किया, योगी जी ने अपने दम पे आदेश जारी किया, वो सुप्रीम कोर्ट से लड़ लेंगे, जो करना वो कर लेंगे। पर मेरी चिंता दूसरी है सर, कि ये जो ढाबों की ओनरशिप है या ये जो व्यापार की ओनरशिप है, ये हिंदू जनता के पास इतनी क्यों नहीं है? मुसलमान जनता के पास इतनी ज्यादा क्यों है? जहां उनको बिजनेस दिखता है वहां वो अपने पैर पसार ले रहे हैं। हिंदू जनता उतनी व्यापार में क्यों नहीं घुस रही सर? कमी कहाँ है बाबा जी? आप सर मुसलमानों को व्यापार में पांव पसारने क्यों दे रहे हैं? सर हिंदुओं का पढ़ा लिखा होना या सो कॉल्ड फर्जी डिग्री वाली फर्जी एजुकेशन में एनरोल कर लेना मात्र उनके लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गया। और इनका जाहिल होना, इनका थॉरली अनपढ़ होना इनके लिए बहुत बड़ा वरदान बन गया। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई बता रहा हूं इंडियन सोसाइटी की। सर जो टॉप पेइंग जॉब्स और कुछ सरकारी नौकरियां हैं, उनको छोड़ दीजिए। वो कितनी है पूरे पूरे देश में? जो मोटी तनख्वाह वाली ऊंचे लेवल की नौकरियां या सरकारी नौकरियां, अधिक से अधिक 5 या 7%, 10%। अगर पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर और पूरा का पूरा कॉरपोरेट सेक्टर, पूरा का पूरा सरकारी सेक्टर अगर मिला दिया जाए, तो 10% लोग जो हैं वो इन नौकरियों में हैं। बाकी 90% तो सर अनऑर्गेनाइज्ड सर्विस सेक्टर में है ना। अब जो हमारा हिंदुओं का जो सो कॉल्ड पढ़ा लिखा वर्ग है, उसका फोकस हो गया 10% पे। उसका जनसंख्या में हिस्सेदारी है 80%। 80% लोगों का फोकस है 10% पे। और जो 15% है उनका फोकस है बाकी बचे हुए 90% सर्विस सेक्टर पे। सोच के देखिए। बहुत बड़ी बात सर, बहुत सही बात और बहुत बड़ी बात। अब क्या है कि आपका बच्चा, मेरा बच्चा या एक आम मिडिल क्लास हिंदू का बच्चा, उसका सर जब वो ये फर्जी डिग्री वाली फर्जी एजुकेशन पूरी करके निकलता है, तो ही हैज स्पेंट मोर देन 16 to 18 years ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एक फर्जी डिग्री। उसने 16 से 18 साल उसमें लगाए हैं। और लगभग अगर उसको एसआईपी कर दी जाती उस पैसे की, तो उन 18 सालों में 2 से 5 करोड़ रुपया
मैं एक हिंदू को बोलता हूं कि जो तुम अपने बच्चे को एक कॉन्वेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो ना, उसको सरकारी में पढ़ाओ या होम एजुकेशन दो, और उस तमाम पैसे को एसआईपी करते जाओ, जो उसकी एजुकेशन भी तुमने अगले 16 साल तक लगाना था, और उसको शिक्षा दिलवाओ सरकारी मुफ्त वाली। तो वो जो एसआईपी में जो 16-18 साल में जो पैसा इकट्ठा हो जाएगा ना सर, फिर आपके बच्चे को सारी जिंदगी नौकरी करने की, किसी की चाकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अमाउंट 4-6-10 करोड़ हो जाता है। सर कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिसमें अगर वो 1 करोड़ रुपए जमा कर दिया जाए तो वो तो सुरक्षित रहेगा ही। 1% महीना आपके अकाउंट में आएगा तो 1 लाख रुपए की आपको आमदनी हो रही होगी हर महीने। बताइए। तो हिंदुओं ने अपना सारा ऊर्जा, सारा फोकस, सारा पैसा, सारा इन्वेस्टमेंट एक फर्जी एजुकेशन और फर्जी डिग्री पे लगाया, और उसमें से मान लीजिए 100 ने लगाया तो 5% सही निकल गए। 95% आर थॉरली अनएजुकेटेड विद अ पीस ऑफ डिग्री एंड थॉरली अनएम्प्लॉयबल। वो अशिक्षित भी हैं और उनको कोई सरकार या समाज चाहकर भी रोजगार दे ही नहीं सकती, क्योंकि उनके पास उस डिग्री के अलावा कुछ है ही नहीं है। बाबा जी मुझे आपकी बात याद आती है, हमने आपने जो सीरीज की थी वो जो यूपीएससी के बच्चे तैयारी करते हैं, 40-40 लाख बच्चा तैयारी कर रहा है, 3-3 4-4 साल अपना बर्बाद कर रहा है, और मिल क्या रहा है, सिर्फ 500 लोगों का यूपीआईएएस हो जाएंगे, नहीं तो आईआरएस हो जाएंगे, बहुत हुआ तो 700 हो गए, 800 हो गए। बिल्कुल। और ये 39,90,000 90,000 के 99,000 बच्चे जो है वो वापस समाज में 4 साल बर्बाद करके निराश होके, निराशा के डिप्रेशन साथ, के मरीज होके, डिप्रेशन के मरीज होके, और अपने समाज की वितृष्णा झेलते हुए कि भाई 4 साल मेहनत की हुआ नहीं। गलती उनकी नहीं है क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। भाई तुमको भाई 39,99,000 को तो असफल होना ही होना है। आपकी क्या गलती है भाई? और आप वही वो अच्छा ज्योग्राफी पढ़ना, अब क्या करना चाह रहे हैं सर? मैं आपको बात बताता हूँ। मैं अब दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए सर नौकरी लग भी जाती है, नौकरी के तो अपने बहुत सारे कंस्ट्रेंट है ना सर। अभी उदाहरण स्वरूप मेरे एक जानने वाले हैं, वो सीनियर ही हैं बहुत सारे, तो उनको प्रमोशन मिल रही थी सर। वो पश्चिम यूपी में पोस्टेड थे, प्रमोशन मिल रही थी, पूर्वी यूपी भेजा जा रहा था। उन्होंने कहा प्रमोशन रखो अपना अपने पास, सरकारी नौकरी में प्रमोशन छोड़ दिया। बोला कि बच्चे रहते हैं गाजियाबाद, रहूंगा मैं इधर ही पश्चिम में। यही सब ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा जो है कितना खून चूस लेता है। अब मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूँ सर, यह जो जनता है हमारी, यह व्यापार में क्यों नहीं कूदती है? भारत अपने आप में इस समय दुनिया का सबसे बड़ा कंजम्पशन मार्केट है। उत्तर मैं प्रदेश बताऊं, अपने आप में, जी बताएं सर प्लीज। मैं अपनी वाली पुरानी वाली बात को थोड़ा सा कंक्लूड कर दूं, तो हिंदू मिडिल क्लास तो चला गया फर्जी एजुकेशन की तरफ, क्योंकि उसको एक सपना दिखा दिया कि इस फर्जी एजुकेशन और इस फर्जी की डिग्री की वजह से उसके बच्चे को व्हाइट कॉलर जॉब मिल जाएगी। भाईजान जो है वो शुरू से अंगूठा टेप अनपढ़ बहुत करे तो मदरसे में चले गए, उनको मालूम है कि हमको तो सरकारी मिलनी ही नहीं है, तो वो डे वन से सर वो स्किल डेवलपमेंट में जाता है। वो किसी उस्ताद के यहाँ 8-10 अच्छा एक घर में होते 12-14 हैं, तो भूखे मरने की नौबत तो वैसे ही होती है। तो जैसे ही 8-9-10 साल का लड़का होता है ना, तो वो किसी न किसी उस्ताद के यहाँ छोड़ दिया जाता है कि चलो सारा दिन वहां रहेगा, उस्तादवा अगर कुछ नहीं हो देगा तो कम से कम दिन का खाना तो खिलाएगा, और कुछ भी नहीं दे के भेजेगा तो शाम को 10 रुपए दे के भेजेगा कम से कम। 10 साल के बच्चे को एक आदमी सारा दिन काम कराएगा तो 10 रुपया तो देगा शाम को, और दिन में खाना खिलाएगा। तो हमने 1:4:14 वाला जो रेशो है उसमें ये अरेंजमेंट सूट करता है। पर सर बात ये ना कि अगर 100, 200, 1,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ 10 साल के बच्चों को आप इस तरीके से गुरु शिष्य परंपरा में एक उस्ताद के पास छोड़ दीजिए, तो ऐसी कौन सी स्किल है सर जो कि 10-12 साल का बच्चा 2-3 साल में नहीं सीख जाएगा? आप बताइए, हिंदुस्तान में ऐसा कौन सी स्किल है जिसको एक 10-12 साल का बच्चा 3 साल की मेहनत में
मास्टरी ना अटेंड कर ले 3-4 साल में, 5 साल में, तो बाय द टाइम वो 16-18 साल का होता है, वो किसी एक स्किल का मास्टर है एंड ही स्टार्ट्स अर्निंग मनी। यह आज चीज स्किल सर स्कूल एजुकेशन के साथ भी तो दी जा सकती है ना, ऐसी कौन सी हाँ, तो तकलीफ नई है? नई नई एजुकेशन पॉलिसी में यही तो आया है, नई एजुकेशन पॉलिसी में यही आया है, पर हिंदुस्तानी पेरेंट इसको एजुकेशन मानता नहीं है। वो कहता है ना 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 ना, कॉपी में कॉपी काली करके उस पे सबसे पहले लाल स्याही से वेरी गुड लिखो, मेरे बच्चे की कॉपी राइटिंग एकदम सुंदर होनी चाहिए, और फिर उस कॉपी में से रटा हुआ क्वेश्चन का सवाल पूछो, एग्जाम में 100 में 100 नंबर दो। वही एजुकेशन है। एजुकेशन पॉलिसी तो हमारा पेरेंट बनाता है ना, वो डिसाइड करता है कि स्कूल मेरे बच्चों को क्या पढ़ाएगा। बस मैंने तुम्हारे स्कूल में बढ़ई और वेल्डर और इलेक्ट्रिशियन और फिटर और कुम्हार बनाने के लिए तुमको अपना बच्चा दिया है? नहीं, मेरा सर बेटा सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर, यही 2 ट्रेड मुझे चाहिए मुझे, मैं मुझे एक कोई स्किल उदाहरण, डेवलपमेंट नहीं चाहिए। सर मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, 1994-95 में एक NIIT करके बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुले थे, और उसमें जो है 12th पढ़ने वाले, ग्रेजुएशन करने वाले नॉर्मल लोग जो थोड़ी सी बुद्धि रखते थे कि प्राइवेट में सरकारी में हमारा नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने कंप्यूटर कोर्स के 6-6 महीने के कोर्स किए सर। उस समय ये जो आप वेल्डर और इस तरीके की बात कर रहे हैं, वो भी इसी प्रकार का एक स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम था। 6 महीने, 7 महीने, 10, और कंप्यूटर नए नए आया था। वो लोग बाद में सर करोड़ों के पैकेज पे पहुंच गए, बहुत तेजी से जीवन में बहुत आगे पहुंच गए। कोडिंग को चूंकि पैसा अच्छा मिलने लगा, तो कोडिंग भी जो कि एक स्किल ही है, कोडिंग अपने आप में एक स्किल है, आपको वही कार्य करना है। आप कंप्यूटर के लिए कुछ कोड्स बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, दैट्स अनदर थिंग। स्किल डेवलप होता जाता है, हर बार नई लैंग्वेज आती है, आप सीखते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। पर चूंकि उससे पैसा अच्छा था, सिस्टम पे बैठना था, तो लगा कि उसको समाज ने इज्जत दे दी। वो वर्किंग आप देखेंगे तो वो कोई बहुत अच्छी वर्किंग नहीं है, वो भी एक अलग मैटर है। पर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सर कि भारत का जो व्यापार है सर, अभी जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ 25 लाख करोड़ का हुआ है भारत का। इसका मतलब है कि ये जीएसटी का कलेक्शन है सर। मतलब अगर हम एवरेज माने, तो अगर हम 5%, 18%, 12% सबका एवरेज ले लें, करीब माने 10% मान लेते हैं कि 10% टैक्स कलेक्शन, 10 मतलब पूरे बिजनेस का 10% जो है 25 लाख करोड़ है। तो मतलब सर 2.5 लाख करोड़ का व्यापार, 2.5 करोड़ का व्यापार जो है, अभी हम नंबर्स में देखेंगे वो शायद खरब अरब उससे भी ऊपर जाएगा, नील पद्म नील में कहीं चला जाएगा। इतना का व्यापार भारत के अंदर हो रहा है सर, 25 लाख इंटू 10। इस व्यापार में हिंदू समाज की कितनी भागीदारी है, मुसलमान समाज की कितनी भागीदारी है, उसकी जेब में कितना जा रहा है? और मैं तो देख रहा हूँ कि जो लोग नौकरी करते हैं उनको अपने परिवार से अलग रहना पड़ता है, जो व्यापार करता है वो परिवार के साथ रहता है। व्यापार करने वाला समय भी अपना रखता है, पैसा भी अपनी, कीमत भी अपनी रखता है। कुछ दिन संघर्ष होता है, लेकिन बाद में नॉर्मल मजे में आ जाता है। इस मानसिकता से पेरेंट्स क्यों नहीं अपने आप को समझा पा रहे हैं कि हमारा ध्येय बच्चे का एक अच्छा जीवन है, अच्छा आर्थिक सिस्टम है, ना कि एक डिग्री। सर डिग्री भी तो उसी लाइफ के लिए है ना। जी। ये बहुत तगड़ी प्रोग्रामिंग है भारतीय मिडिल क्लास जनमानस की। पर आज की तारीख में गांव की आप ये स्थिति मान लीजिए कि यदि आपका बच्चा बिजनेस करता है, उसके लिए रिश्ते नहीं आते। यदि आपका बेटा सरकारी फोर्थ मतलब ग्रुप डी में भी है, तो भी उसके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। परंतु यदि आपका बेटा अच्छा बिजनेस कर रहा है ना, उसके लिए अच्छे रिश्ते नहीं आते। समझदार लोग तो होते ही हैं, कुछ होते हैं, पर जो एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है समाज की कि उनको सरकारी नौकरी वाला दामाद ही चाहिए। अग्निवीर के साथ जो लड़कों की, युवाओं की जो सबसे बड़ी समस्या थी कि सभी लड़के अग्निवीर भर्ती होते हैं, 4 साल बाद डिसाइड होगा कि रेगुलर सोल्जर बनेगा कि नहीं बनेगा। उसमें भी 75% जो है अग्निवीर से जो है सिविल में आ जाएगा। सर जो मैट्रिमोनी बाजार का जो ढर्रा है वो ये है कि लड़का फौज में भर्ती होते ही, मतलब जिस दिन लेटर आता है
या जिस दिन समाज में बात फैलती है कि लड़के का क्लियर हो गया है नाम, सर द वेरी सेम डे तिलकहरू जो रिश्ता कराने वाले हुआ लोग होते हैं वो दरवाजा खांच देते हैं। अब क्या है सर, वो 4 साल डिले हो गई बात। दिस इज द डिसरप्शन इन द सोसाइटी। द अग्निवीर हैज डिसरप्टेड द मैट्रिमनी बाजार। आप सोच के देखिए, अब जो है लड़की का बाप ठिठक गया। ये वही अंतर है जो रेगुलर परिषदीय स्कूल असंविदा के सरकारी मास्टर और शिक्षा मूत्र में था ना स्टेटस। शिक्षा मूत्र, सॉरी मित्र, मित्र जी शिक्षा मित्र और सरकारी मास्टर में जो अंतर है जी। वो अंतर हो गया अग्निवीर और सोल्जर में। और ठीक है, एक्चुअली सर वो अंतर है नहीं। आपका लड़का 4 साल का बेहतरीन ट्रेनिंग लेके निकलेगा, 22 लाख या 12 लाख रुपए उसके अकाउंट में होंगे, और पर महीने की जो भी सैलरी है प्लस साथ में सरकार जब उसको रिलीज करेगी तो एक अच्छा खासा अमाउंट होगा हाथ में, और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेके निकलेगा। भैया कौन ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के अंत में आपको 22 लाख रुपए मिल जाते हैं भाई? सर एक बात ग्रेजुएशन बताऊं करने में किसको मिलता है? 22 लाख सर खर्चा हो जाता है उल्टा। एक बात बताऊं आपको, आपने कभी सरकारी नौकरी की है? सर बहुत लोगों ने बहुत कोशिश की कराने की, इच्छा मैं हुई आपको नहीं कभी। मैं आपको सरकारी नौकरी का एक बहुत बड़ा अभिशाप बताता हूं। ग्रुप डी लोएस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तो हाईएस्ट ही तो होता है ना। तो सर उस हाईएस्ट लेवल में भी पहले 50 1000 की लगभग लिस्ट होती है ना यूपीएससी की, हम्म। उसमें भी पहले 50 लोग आई भाई, ऊपर वाले शायद 70 80 आईएएस होते हैं, उस 70 80 में भी 30 ही संतुष्ट होते हैं अपने जीवन से। आईएएस में भी आईएएस के नीचे वाले 50 जो है दे आर हाईली डिसग्रंटल्ड विद देयर लाइफ। सर आईएएस तो बहुत बड़ी चीज हो गई, मैं बताता हूँ। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, बिजली विभाग का, ठीक है, या आपके एपीओ लोग हो गए, या आपके सचिवालय में लोग लग गए, जेई हो गए, जल निगम के इंजीनियर हो गए, जेई हो गए, ठीक है। साइड की इनकम बड़ी आती है। मैं एक्चुअली सर इन लोग से पर्सनली डील करता हूँ ना, तो जानता हूँ इन लोग की आफत आ जाती है। अभी सर 30 जून को ना योगी जी ने ट्रांसफर किए हैं बहुत लोग के। हालत खराब है सर कि जहां थे काश वहीं रहते, जहां नहीं जाना चाहते थे वहां चले। नौकरी, सरकारी नौकरी अपने जीवन में अपनी इच्छा से ली है इन लोगों ने, लेट मी अपनी कंक्लूड इच्छा माय, से। 1 मिनट में जी कंक्लूड करता हूं। तो सर सर नौकरी लगते ही अगले दिन असंतोष जीवन में आ जाता है। अरे यार कहां फंस गए, हमने तो जो बिल्कुल सोचा सही था बात है। पहले तो मर रहे होते कि हे भगवान किसी तरह सिलेक्ट हो जाए, किसी तरह लग जाए। लगते ही द वेरी नेक्स्ट डे, अरे यार ये नहीं, ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। और सर अगर 4 साल बाद सचमुच बेहतर विकल्प दे दिया जाए, मैं एक गारंटी से बात करता हूं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको 4 साल के बाद, नौकरी के पहले 4 साल में आप एक बेहतर विकल्प देखिए, 50% से ज्यादा नौकरी छोड़ देंगे। क्योंकि उनको लगा होता है यार हम बस यही थी सरकारी नौकरी, बस हम इसी के लिए मरे जा रहे थे, इससे तो हम बहुत बेहतर कर सकते हैं भाई जीवन में। और सर पूरा जीवन बंध जाता है और उसी ये के साथ। पहले 1 2 साल में ही रियलाइज हो जाता है। खैर सर हम लोग विषयांतर हो गया है, नहीं सरकारी नहीं नौकरी बिल्कुल की विचार बात। कर रहे हैं, समझिए। तो सर क्या है कि हमारा जो समाज है ना, हिंदू समाज, हम नौकरी के जाल में उलझे हुए हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे कॉर्पोरेट है। हम्म, सर अनपढ़ समाज जो है वो है स्किल्ड, और आपको मालूम है आजकल स्किल में पैसा अनाप-शनाप आ गया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, स्किल में स्कैरसिटी बहुत ज्यादा है। सर अभी जो एसी का जब सीजन जो ये निकला है सर एसी का कारीगर, एसी की सर्विस, एसी का इंस्टॉलेशन, स्किल्ड आदमी खोजने के लिए 10 10 दिन इंतजार करना पड़ा। मैंने अभी गांव में सर मिस्त्री लगाया है, अपने एक 4 दीवारी बनवाई है सर, 3 महीने, आपको मालूम है गांव में मिस्त्री की 3 महीने की वेटिंग है।
किसी भी गांव में आप चले जाइए, अगर आपको अपने घर में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क कराना है ना, यू हैव टू बुक द मेसन 3 months अर्लियर। तो सर ये लोग एक ऐसे फील्ड में है, स्पेशली द गोल टोपी, जहां ये अनाप शनाप पैसा कमा रहे हैं, अपनी शर्तों पे कमा रहे हैं, अपनी लिबर्टी है, जब चाहो तब छुट्टी करो, इसके बावजूद मालिक आपको तेल लगाएगा और मनमाना पैसा देगा। और सर एक बात 8 और, घंटे का काम है। अच्छा, आप 8 घंटे तो लिमिटेड है, अदरवाइज घंटा तो घंटा काम करते हैं सर और 5,000 रुपए कमा लेते हैं। सर कुछ हमारा एक क्या व्यापार, कहता है कि अरे यार हम तो बहुत बुरे फंस गए, 30,000 रुपये में साला जिंदगी भर के लिए बंद गए। सरकारी कर्मचारी की क्या प्रॉब्लम है? अरे यार 30,000 रुपये मिल रहा है, फलाना सिर्फ 1 घंटा काम करता है, 1 घंटा रोज काम करके 30,000 रुपये महीना कमा रहा है, अपने मनमौजी जिंदगी जीता है। सर यहां है सबसे बेसिक अंतर। एक और, हिंदुओं ने स्किल छोड़ के नौकरी की तरफ भाग गए, मुसलमानों ने नौकरी पर ध्यान ही नहीं दिया, स्किल पकड़ ली। और सर ये वो अंतर। व्यापार का, वो व्यापार एक छोटा सा स्किल और बताता, चूंकि हमने स्किल की बात की, मुर्गा काटना बकरा काटने की स्किल है सर। सर सिर्फ स्किल नहीं है, सच बताऊं आपको, सच। बहुत बड़ा व्यापार है, कितना बड़ा नॉट व्यापार है कोई ओनली अंदाजा नहीं व्यापार, लगा सकता। मीट कटिंग इज एन आर्ट, इट इज नॉट अ स्किल। सर दे आर आई बेटर मीन, देन आर्टिस्ट। मैं इज कह एन रहा हूँ आर्ट। सर, इट्स ठीक है, फाइन, आई एम सेइंग इट स्टार्ट्स एज अ स्किल ना। हाँ, इट स्टार्ट एज स्किल। किसी हिंदू को बोलिए चलो बेटा सिखा दे, काम करो। हाँ बिल्कुल नहीं, पूरा का पूरा व्यापार उनको सौंप दिया। उतनी सी नहीं, इसमें एक चीज और ऐड करता हूं। हमारा हिंदुस्तान का एक वर्ग था जो कि मरे हुए जानवर का चमड़ा उतारने का काम करता था, पुश्तैनी करता था, और उसकी मोनोपोली थी। इन्हीं के लोगों ने, इनके नक्सलवादियों ने, इनके वामपंथियों ने पहले उनको भड़काया है, ये गंदा काम है तुम मत करो, उनसे छुड़वा के खुद पकड़ लिया। आपको मालूम है आज चमड़ा उतारने का और टैनरी के पूरे पूरे बिजनेस पे इनका कब्जा, एक एक छत्र राज है। और अब उसकी चर्बी उतार के देसी घी बना के, पूजा का घी बना के बेच रहे हैं। इस बिजनेस पे किसकी मोनोपोली है? सर इसमें तो ब्लड और बोन सब चला जाता है चाइना, उससे दवाओं की एवरीथिंग एपीआईज बनते हैं। हाँ, एवरीथिंग। माय पॉइंट इज सर कि हम, ठीक है, वामपंथियों ने जो 60 साल किया, मैं देख रहा हूँ मोदी जी कम से कम इस मारे में, अब जो बजट की जो भी आलोचना हो रही है, पर क्या अद्भुत बजट में 2-3 काम किए हैं सर। वामपंथियों ने सोनिया गांधी की सरकार में सीएसआर एक लागू करवाया था कानून, कि कॉरपोरेट जो है अपने प्रॉफिट का 2% टैक्स एनजीओ को देगा, सीएसआर करना ही करना था। इस बार निर्मला जी ने सीएसआर में एक और चीज इंक्लूड कर दी है, स्किल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप। तो यदि कोई कॉर्पोरेट अपने यहाँ किसी बच्चे को स्किल डेवलपमेंट कराता है तो उसको जो स्टाइपेंड देगा वो भी उसके सीएसआर में रिफ्लेक्ट होगा। अब आप सोचिए उसका इंसेंटिव कितना तगड़ा हो जाएगा कि वो बच्चों को बुला बुला के अपने यहाँ स्किल डेवलप कराएगा, अपनी फैक्ट्रीज में सिखाएगा, बताएगा मशीन चलाना, ये करना वो करना, और फिर उसको स्टाइपेंड भी देगा अलग से, और वो बच्चा फिर आगे जाके कुछ भी कर सकता है, या फैक्ट्री ज्वाइन कर सकता है, कंपनी में ज्वाइन कर सकता है। कितनी बड़ी रिलीफ है कि आप हाथ के काम पे उतरे तो सही। जी सर। इसमें मेरा एक सजेशन है, जी। समाज के लिए भी और सरकार के लिए भी, और मैं अपने जितने दर्शक हैं उनके लिए भी। तो सरकार को या समाज को यह करना चाहिए कि एनीबडी हु इज अ स्किल्ड क्राफ्ट्समैन इन द सोसाइटी, अगर आप जलेबी का सुबह, जैसे कुछ लोग सुबह जलेबी का ठेला लगाते हैं, कुछ शहरों में जलेबी सुबह बिकती है, कुछ में शाम को बिकती है जलेबी इमरती। तो अगर आप सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जलेबी का भी ठेला लगाते हैं ना, तो आपको जलेबी बनानी आती है, आपको सरकार गुरु शिष्य परंपरा में एज अ गुरु रिकॉग्नाइज करे, मान लीजिए गुड आइडिया। आपका जलेबी का ठेला है, हर ऐसे व्यक्ति को सरकार एक योजना के तहत एज अ गुरु रिकॉग्नाइज करे, और उनको बोलो कि आपको समाज में 1 साल में 10 बच्चों को जलेबी बनाना सिखाना है, अपना चेला बना के। उस बच्चे को अपने यहां लाइए, युवा को अपने साथ 3 महीना रखिए, ऐसे 2-3 लड़कों को आपको मुफ्त का असिस्टेंट मिल जाएगा। आपको 3 मुफ्त के असिस्टेंट मिल गए,
उन 3 को जलेबी इमरती बनाना आ गया, मिठाई बनाना आ गया, और सरकार इसके एवज में कुछ पैसा उनको और कुछ पैसा आपको। आपने चूंकि साल में 10 बच्चों को स्किल सिखाई, आपको कुछ पैसा और उन बच्चों ने सीखी, उनको कुछ स्टाइपेंड देना शुरू कर दे। भाई दोनों हाथों में लड्डू आ गए। आप भाई मान लीजिए आप गुरु हैं, एक्चुअली में लड्डू आ गए सर, एक्चुअली में लड्डू आ गए, और क्योंकि मिठाई बनाना भी एक आर्ट है, और मिठाई कितना बड़ा व्यापार है, उसका कोई थोर नहीं है। गन्ने का जूस बेचना भी एक आर्ट है रोड के मैं सर किनारे। थोड़े हायर स्किल्स पे भी जाऊंगा। मान लीजिए हर जगह पे जाहिर सी बात है, जैसे ही हम, चूंकि हम और आप ये बात करते हैं ना, तो जैसे मोदी जी का मजाक उड़ाने शुरू कर दिया था, पकौड़ा तलने वाले और इस तरीके से, तो भाई आप समझ नहीं रहे हो कि वो आदमी क्या कह रहा है, किस दिशा में समाज को दिशा दे रहा है, कैसे कह रहा है कि भैया, अब जैसे छोटी बात बताऊं सर, उत्तर प्रदेश में कोरोना का हाहाकार मचा, सब जगह मचा। कोरोना से सर हम इसलिए नहीं हारे थे कि, या हमें जो दिक्कत हुई थी, ऑक्सीजन की कमी थी, ये थी वो थी, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी सर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी। आपके पास मशीनिंग ऐसी फैक्ट्रीज नहीं थी जो तत्काल ऐसे हाई वैल्यू, हाई प्रेशर को, ऑक्सीजन को कंटेन करने वाले, हेल्थ के ध्यान रखते हुए सिलेंडर्स आप बना सके रातों रात। ये सब सारे सिस्टम गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, पुणे में, कानपुर में पहले हुआ करते थे। वो मुजफ्फर अली की बीवी सुहासिनी अली ने सब बर्बाद करवा दिया था। तो ये सारे काम, मशीनिंग के काम, छोटी छोटी फैक्ट्री के लिए छोटे छोटे मशीन बनाने के सारे काम, फर्नीचर बनाने, ये सब गुजरात में होता है सर, यहाँ नहीं होता। और करता कौन है? यहीं के लोग वहां जाके करते हैं, सूरत में, राजकोट में, बड़ौदा में और हर जगह पे। कपड़े का कितना बड़ा काम यूपी में होता था, सरसों तेल का। मैं बड़े बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ सर। यही गुटखा को लोग बोलते हैं गुटखा, अरे फर्जी ये वो बिजनेस। सर गुटखे का बिजनेस करने वाला आदमी अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान और अक्षय कुमार और अजय देवगन, तीनों को एक साथ एक ही एड में नचा देता है। कानपुर का गुटखा व्यापार करने वाला आदमी, इतना पैसा होता है। एड में नहीं नचाया था सर, अपने घर की एक शादी में नचाया था इन तीनों को। 100% नहीं, 100% नचाया होगा, कोई चांस ही नहीं है। शाहरुख खान, अक्षय कुमार तो नाचते ही रहते हैं। अंबानी के बहुत पैसा आ गया तो उन्होंने सबको नचाया, पूरा बॉलीवुड लोग नचेंगे साले सब। वाकई में सर नचनिया बना के छोड़ा इस बार अंबानी ने, ये काम तो बहुत बढ़िया किया। कोई इज्जत नहीं दी सर, नचनिया बनाया, सबसे खाना सर्व कराया, सब किया। हम लोग एकदम बैरा बना के रखा इस बार हम लोग को। खैर, और मेन शादी में तो जो सम्मानित लोग थे वो पहुंचे थे सर। क्रिकेटर्स का बहुत सम्मान है, सचिन का जो सम्मान है वो शाहरुख खान का बिल्कुल नहीं है। सचिन का बहुत सम्मान है अंबानी पर। खैर, मैं कह रहा था स्किल्स पे जो बात हो रही थी, तो हम अपने समाज को कम से कम यह तो बता सकते हैं कि भैया, मैं तो स्वयं व्यापार करता हूँ ना सर, मुझे पता है कि हम अपने समय, आज क्या है, बुधवार है, दोपहर है, मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ वीडियो पे, क्योंकि मेरा काम पीछे चल रहा है। जहां मुझे करना है वहां मैं चला जाऊंगा। संडे को अपना समय देना होता है, समय, पैसे के साथ समय भी मिलता है सर व्यापार में, जो आपके अपने मन का होता है। आप अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं, आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। नौकरी आपसे आपका जमीन, घर, सब कुछ छीन लेती है। आपको बंबई जाके रहना पड़ता है 2 BHK, 2 BHK, 1 BHK में। नौकरी शुरू में करने के लिए बिल्कुल सही है जब आपके पास हो, लेकिन एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। और आज तो सर कहाँ नेटवर्क नहीं है, सड़क नहीं है, कि बिजली नहीं है, कि जियो का नेटवर्क नहीं है। आज तो अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, टूरिज्म बन रहा है। खैर, इस पे भी हम अलग से चर्चा करेंगे सर। बहुत क्या कहते हैं, आप तो देख ही रहे हैं सर, आपने पूरा उत्तर का भूभाग देखा है, आप स्वयं मनाली में रहे, आपने टूरिज्म को बहुत कायदे से देखा है, और घुमक्कड़ी के ग्रुप आपने बनाए हुए हैं। कितना बड़ा व्यापार टूरिज्म के माध्यम से चल रहा है सर, कितना बड़ा व्यापार चल रहा है। एक हमारे योगाचार्य हैं, वो कुछ कैंप्स कराते हैं। योग अपने आप में कितनी बड़ी स्किल है सर। टू कंक्लूड दिस टॉपिक, जी। अभी देश समाज को ये पता नहीं चला है कि योगी बाबा ने कितनी बड़े काम की शुरुआत की है सर। सिर्फ अपने व्यापार का बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिख के हिंदू समाज चाहेगा तो वो तमाम व्यापार जो इन्होंने अपनी नासमझी में खो दिए थे, यू कैन रिक्लेम इट, यू कैन रिक्लेम इट।
बिल्कुल कम शब्दों बिल्कुल में, कम शब्दों में ज्यादा समझिएगा दर्शकों। सिर्फ अगर आप अपना नाम लिखना शुरू करते हैं ना, अपनी प्रोप्राइटरशिप लिखनी शुरू करते हैं, बैठे अपना बैठे हिंदू मार्केट नाम, मिलेगा सर। आप बैठे बैठे अपना मार्केट रिक्लेम कर लेंगे, जो कि आपने अपनी नासमझी में खो दिया था। बिल्कुल। बस और सर इससे ज्यादा हमें बोलने तो की जरूरत। जी, और मैं आखिरी बात बस ये कहना चाहूंगा, योगी जी ने तो हमें उत्तर प्रदेश में और एक नई राह दिखाई है, सुरक्षा दिया है, बिजली दी है, सब कुछ दिया है। हमें भी तो कुछ देना है आगे बढ़ के, जी। कुछ हमारी भी तो जिम्मेदारी है। तो कम से कम हम अपने समाज को व्यापार के प्रति प्रेरित तो कर सकते हैं। और Sir, मैं बहुत सारी Hindus, स्कीम्स now is the time Hindus should reclaim the business. दैट्स इट ऑन दिस नोट, ये इससे बड़ी Yes, कोई बात हो नहीं सकती। तो ऑन yes. दिस नोट वी एंड दिस टॉपिक हियर, एंड दर्शकों आप हमें जरूर बताएं किस अपनी प्रकार के अपनी खोई हुई जमीन को वापस जीतो। अर्थतंत्र की तो सबसे पहले जीतो। बिल्कुल। जी, तो इसी के साथ दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लंबी चर्चा रही, पर मुझे लगा होगा, मैं समझ सकता हूँ शायद आप लोग को ठीक लगी हो, बात जरूरी लगी हो, तो कृपया लाइक करें, वीडियो शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं कि आप लोग व्यापार को किस तरीके से देखते हैं, समाज में उसकी क्या अहमियत समझते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री राम।